गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 4 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल से, जो कि है ईडी कैन समन एनीवन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एक हम देखते हैं फैसला आया है। जब यहाँ पर पिटीशन जाती है, पिटीशन भी क्या ईडी के द्वारा खुद ही यहाँ पर केस लेके जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और उसका कारण क्यों होता है। देखिए क्या नौबत आती है। तमिलनाडु के ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जिनके ऊपर ईडी ने ये आरोप लगाया कि वो बार बार उनको बुला रहे थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। कब आता है ये एक्ट, हम देख पाते हैं कि कैसे प्रिवेंशन ऑफ जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो 2002 में आता है और 2005 में ये इम्प्लीमेंट होता है इंडिया के अंदर। और इस एक्ट के तहत यहाँ पर ईडी को इतनी पावर दी जाती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि वो जब चाहे किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को, अगर उसे लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ केस में उनका नाम आया है या इंक्वायरी करते हुए उन्हें ऐसा लगा है, तो अपने पास बुला सकता है, उनसे इंक्वायरी कर सकता है, पूछ सकता है कि आपने ये किया है या नहीं किया है। अब क्या होता है कि 4 डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर थे उनको बोला जाता है, नेमली उनको ये बताया गया कि कैसे उनको ईडी के पास में आना है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, वो लोग जाते नहीं हैं। तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट की ये बात चल रही है और उसके बाद में ईडी खुद चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनको बुलाता है, पूछता है कि क्या आप कारण दे रहे हो, क्यों आप ईडी के पास नहीं जा रहे हो। बात यहाँ तक चलती है तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं कि देखिए अभी 19 अप्रैल का जो है वो यहाँ पर हम देख पाते हैं इलेक्शन की डेट को रखा गया है, और क्योंकि इलेक्शन की डेट इतनी नज़दीक है तो इसी वजह से ये ईडी के पास में इन पर्सन में नहीं पहुँच पाए। हालांकि इन लोगों ने क्या किया है कि उनको लिखित में लेटर के रूप में उनको बताया कि हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसका कारण यही है, आप मई अब जून तक जो है हमारा वेट कर लीजिए, हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। केस भी हम देख पाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 27 फरवरी को जब ये पहली बार केस आया था तो कोर्ट ने बोला था कि उनको इन पर्सन में सामने जाकर इस केस से रिलेटेड ईडी को सारी की सारी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड काफ़ी डांट भी लगाई और ये भी बोला कि क्यों नहीं आप मान रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसी वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया था उसको माना भी नहीं गया। इससे सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी बुरा लगा, उनको डांटा गया और उनको बोला गया कि अब उनको 25 अप्रैल से पहले वहां पर जाना ही पड़ेगा, और ये लॉ, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में है। ईडी जिसे चाहे कानून के अनुसार उसको अपने पास बुला सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है। ईडी होता क्या है, चलिए ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। यूपीएससी आप लोग एक्सपीरियंट है, बहुत डिटेल में हमने इस पर चर्चा की है पूरे के पूरे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर। तो चलिए समझते हैं कि ईडी क्या है। देखिए ईडी एक सेंट्रल सर्विस है, ठीक है, सेंट्रल एजेंसी है ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पर डायरेक्टरेट होते हैं वो एक्चुअली में या तो कोई आईएएस ऑफिसर होता है, आईपीएस होते हैं, या फिर आईआरएस होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इनमें से किसको यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा ये जो एजेंसी है ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वहाँ पर हम इनको देख पाएंगे, और उसके अंडर में भी हम देखते हैं कि कैसे इनका काम है कि इनको काम करना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 के तहत। वैसे ये लागू 2005 में होता है, लेकिन क्योंकि आया 2002 में था तो इसी कारणवश से इसको 2002 के नाम से ही जाना जाता है। सो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई मुद्दे होते हैं, यहाँ पर कोई भी करप्शन होता है, लॉन्ड्रिंग की जाती है, उसको सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर ईडी बनाई गई है। जैसे कि सीबीआई खुद में एक सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन वो क्रिमिनल चीज़ों में हम देख पाते हैं कि वहाँ पर उसका काम होता है, जाती है, उसको समझती है। फिर ऐसे ही रो है, हम देख पाएंगे कि उसका क्या काम है। उसका एक काम है वो है पूरी की पूरी रो जो एजेंसी है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो कंट्री है उसके लिए सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसमें भी वही इंडिविजुअल जाएंगे जो इन्हीं सर्विसेज से सिलेक्ट होते हैं, अलग अलग सर्विसेज से। तो ये एक इसी तरीके की हम देख पाएंगे एजेंसी होती है। इतना सब जानना एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता था। तो आई होप ये आप लोग अब समझ चुके होंगे कि ये क्या बात हम कर रहे हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी स्प्रिंट नाम से मेरा एक टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, जिसमें जो भी आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं वहाँ पर आपको उसके प्रीलिम्स के नोट मिल जाते हैं। तो प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं, माइंड मैप्स के रूप में भी आपको चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका PDF भी आपको वहीं से मिल जाएगा। इसका जो लिंक दिया गया है वो मेरे यूट्यूब की कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में हमें देखना है कि कैसे एनवायरनमेंट को पढ़ना होता है। एनवायरनमेंट एज ए सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इससे 90 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मोस्टली क्या होगा कि 40 अगर क्वेश्चन मार्क्स जो हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर, वो तो आप केवल और केवल एनवायरनमेंट से ही सिक्योर कर सकते हो। तो ये एनवायरनमेंट का रेट रहता है। हालांकि मेंस के अंदर इतने ज़्यादा सवाल नहीं आते, 20 से 25 जो मार्क्स का यहाँ पर एनवायरनमेंट है वो पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे ज्योग्राफी के साथ में भी, तो क्योंकि ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना यहाँ पर डिस्कस होगा, तो हम देख पाएंगे कि मेंस और एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर इन दोनों पेपर के अंदर इसको जोड़ेंगे तो मेंस में ये ऑलमोस्ट 150 मार्क्स के बराबर आपका बन जाएगा, और प्रीलिम्स में ये ऑलमोस्ट हम देख पाएंगे 50 से 60 मार्क्स का हो जाता है। तो दोनों पेपर को मिलाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं क्या आर्टिकल बात कर रहा है। आर्टिकल बोलता है, विल इंडिया एक्सपीरियंस मोर हीट वेव्स दिस समर। देखिए, ये जो गर्मी हो रही है, क्या उसके अंदर इंडिया ज़्यादा हीट वेव्स देखेगा? ये जो गर्मी अभी शुरू हो गई है मार्च 21 से हम देख पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक फिनोमिना यहाँ पर पढ़ना होगा। फिनोमिना क्या होता है? अर्थ से रिलेटेड होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि समर इक्विटेक्स में हम चले जाते हैं, और समर होलिस्टिक में जब आप जाते हो तो वो कब शुरू होता है? 21 जून से शुरू होता है। अब 21 जून का जो समय है उससे बिल्कुल रियल गर्मी मानी जाएगी, और वो गर्मी कहाँ पर आएगी? क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मानी जाएगी। इक्वेटर है, ऊपर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखेंगे और नीचे हम सदर्न या साउथ का जो है, दक्षिण जो है भाग, उसको देख पाएंगे पृथ्वी के, क्योंकि हम उसको बीच से काट देते हैं 0 डिग्री पे। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देख पाएंगे लॉन्गिट्यूड होते हैं अर्थ को जो इस तरीके से आते हैं, और ये लॉन्गिट्यूड ही होते हैं जो हमें समय को समझने में मदद करते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। और लैटिट्यूड का क्या काम होता है कि लैटिट्यूड से हम समझ पाते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे किस चीज़ की है। तो ये इस तरीके से हमारी अर्थ को समझने के लिए हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब क्योंकि 21 जून से और 21 मार्च के बाद से ऑटम हम एक तरीके से देख पाते हैं कि शुरुआत हो जाती है, तो ऑटम की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ समय के बाद में यहाँ पर समर हॉलिक्स भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, गर्मी बिल्कुल है। आप लोगों ने सर्दी से एकदम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म व्यू देखा होगा। सन की जो लाइट्स है वो काफ़ी डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इस समय पे जो नॉर्दर्न भाग है उसमें हम देख पाते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो जाती है, क्योंकि अर्थ जो हमारे की 23 डिग्री के ऊपर थोड़ी सी टिल्टेड है। हमारी जो अर्थ होती है वो ऐसे नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर होगा, रदर साउथ पोल आप यहाँ पर देख पाएंगे, नॉर्थ पोल को आप इस तरफ देख पाएंगे, क्योंकि 23 डिग्री वो झुकी हुई है अपने खुद के एक्सेस के ऊपर। तो जब ऐसे घूमती है तो सन की रेज जो होती है वो डायरेक्टली जब हम देख पाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएंगी, इस तरीके से आएंगी, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा गर्मी होगी। और दूसरा जो भाग है वो क्या होगा? दूसरे भाग तक इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, और अर्थ में हम इसी वजह से अभी अगर आप ब्राज़ील वगैरह की सदर्न हेमिस्फीयर की जो नीचे की कंट्रीज है उनमें अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पर अभी सर्दी चल रही होगी। खैर, फिलहाल के लिए समझते हैं कि इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा समर होगा। देखिए, अभी जो ये रिपोर्ट आई है ये आई है इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो IMD के नाम से भी ये जाना जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इनका काम होता है कि ये जो भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना है उनकी पहले ही जानकारी दे दें। इनको बनाया ही इसी वजह से गया है ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ें दुर्घटना होने वाली है उसको हम समझ पाए। इनकी तरफ से मंडे के यहाँ पर अनाउंसमेंट आती है कि अबव एवरेज हीट वेव आएगी इंडिया के अंदर, खास करके ये सदर्न जो भाग है इंडिया का, यानी कि दक्षिणी जो क्षेत्र है, उसके अलावा सेंट्रल यानी कि मध्यम जो आपका एरिया है, सेंटर है, इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया यानी कि आपका जो
पूर्वी क्षेत्र है। इन तीनों के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी और इसमें क्या होगा, हीट वेव्स होगी। अब हीट वेव्स को आप लू का नाम देना चाहें तो लू का नाम भी दे सकते हैं। कुछ एरियाज़ में इसको लू के नाम से जाना जाता है इंडिया के, कुछ एरियाज़ में इसको लगून के नाम से जाना जाता है। अलग अलग इसके नाम हैं, क्योंकि लेकिन होती क्या है, ये एक ही चीज़ होती है कि गर्म हवाएं जब लगातार एक टेम्परेचर से, वेट बल्ब एक एक्सपीरियंस होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए और लगातार ये 5 दिनों तक चलती रहे तो क्या होगा, उसको हीट वेव की तरह घोषित कर दिया जाएगा। इंडिया फिलहाल अपने आप को पावर की डिमांड में रखने से ही जूझ रहा है। हम कैसे देख रहे हैं कि इंडिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है गर्मी आते ही, कि एकदम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है, इतनी ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन काफ़ी बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन मात्रा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पावर जनरेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिएगी। अब इंडिया की हाइड्रो हम देख पाते हैं कि हाइड्रो जो पावर है वो लगातार पिछले 10-20 सालों से डिक्लाइन हो रही है। यानी कि ये इस डिक्लाइन की वजह से जो ज़्यादा वेटेज है वो किसके ऊपर आएगा, कोयल के ऊपर आएगा, कोयले के ऊपर आएगा। कोयले से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, क्योंकि कोयले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, काफ़ी भरपूर मात्रा में होती है, तो वो वापस से रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी और एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ज़रा देखिए, समझिए इस बात को कि हमारी जो अर्थ होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब इस फिनोमिना के समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्थ है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है, कहीं पे आपको यहाँ पर ओशन दिखाई देंगे, कहीं पे आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे, कहीं पे माउंटेन्स दिखाई देंगे, राइट। ये माउंटेनिश एरिया हो गया। अर्थ के ऊपर हमें पता है कि सन होता है, ठीक है, हम यहाँ पर मानते हैं कि ये सन है, और सन क्या कर रहा है, अपनी यहाँ पर रेज भेज रहा है, क्योंकि सन की जो रेज होती हैं वो शॉर्ट वेव्स में आती है। अब सन की तरफ से क्या हो रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आती है। जब सन की तरफ से वेव्स धरती के ऊपर आ रही है तो धरती के अराउंड जितनी भी हवा है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। हम देखते हैं 30 से 70 किलोमीटर तक जो पहली लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर के नाम से। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसके ऊपर आती है दूसरी लेयर जिसको जाना जाता है स्ट्राटोस्फेयर के नाम से। तीसरी लेयर होती है जिसको मेसोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई की वजह से और इनमें जो परिवर्तन आता है उसको हम इसकी वजह से इसको बांट देते हैं। फोर्थ स्टेज होती है जिसको आइनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, और इसके ऊपर आता है लास्ट स्टेज जिसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। अब जो पहली तीन यहाँ पर ये आपको दिखाई देंगी, ये तीन जो लाइन है इनको बोला जाता है होमोस्फेयर, और जो दूसरी लाइन है उसको बोला जाता है यानी कि थर्मोस्फेयर, और जो एक्सोस्फेयर है उसको बोला जाता है यहाँ पर हेट्रोस्फेयर के नाम से। अब इन दोनों में शब्द क्यों है, क्योंकि जो पहली ये तीन है इसमें हम देख पाते हैं होमोस्फेयर जितनी भी इनमें गैसेस जो हैं वो एक जैसी ही हैं। मोस्टली क्या क्या आपको मिलेंगी, ऑक्सीजन मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है 90% तक वो किस में होती है, ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। हम देख पाएंगे कि यहाँ पर मेसोस्फेयर तक पहुँचते पहुँचते 99% जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर की वो यहीं तक होती है, और जो 30 किलोमीटर का एरिया होता है उसके अंदर यहाँ पर 90% ऑक्सीजन है, और 90 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर 99% तक ऑक्सीजन है। अब क्योंकि ये डेंस है, क्या हो रहा है कि जो होमोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, ये सबसे ज़्यादा डेंस है। यहाँ पर बहुत सारी गैस है, बहुत ज़्यादा। आप उसको इस प्रकार से दिखाई देगी वो गैस आपको कि हर जगह गैस ही गैस भरी हुई है। तो डेंस है ये, और डेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन भी ज़्यादा होंगे, चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, भारी होंगी चीज़ें। जब हम एक्सोस्फेयर तक जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर गैसें कहाँ तक है, मेसोस्फेयर तक है, तीसरी स्टेज तक है। मैंने बताया एटमॉस्फेयर में 5 स्टेट है। जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर थर्मोस्फेयर तक और ऊपर जाते हैं तो जाते हैं एक्सोस्फेयर तक, इन दोनों के अंदर गैस जो होंगे वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम मात्रा में भी, और डेंस भी नहीं है। एक एक आप इसको ऐसे दिखाई देगा। जब मेटियोर्स धरती पे आते हैं तो इनके साथ वो टकराते हैं, और मेसोस्फेयर में वो क्या होते हैं, जलने शुरू हो जाते हैं, और जलने के बाद में वो नीचे तक कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं, कभी कभी बच जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। जब बहुत ही बड़ी नंबर में कोई मेटेओर जो होता है वो धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर एंट्री करता है।
अब ग्रीन हाउस गैस का क्या मैटर है, चलिए उसको समझते हैं। क्योंकि सन की जो रेज आ रही हैं वो क्या हो रही है, शॉर्ट वेव्स होती हैं। और एक होता है एल्बिडो इफेक्ट। अब एल्बिडो से क्या मतलब होता है, एल्बिडो का मतलब होता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जितना हम यहाँ पर लाइट लेते हैं उसमें से कुछ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन की क्वालिटी क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बर्फ है, अगर बर्फ है तो हम देख पाएंगे 90% तक जो रिफ्लेक्शन होती है वो चली जाती है लॉन्ग वेव्स में। अब जो हमने ये गैस की बातें की थी मेसोस्फेयर के अंदर, ये जो इतनी ज़्यादा डेंस है, इसके अंदर से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं गैस में कि शॉर्ट वेव्स को तो ये अपने अंदर से यहाँ पर जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लॉन्ग वेव्स ये आती हैं तो लॉन्ग वेव्स के साथ में ये इंटरेक्ट कर लेते हैं और उसको अपने अंदर ही रख लेते हैं। बहुत सारे क्लाउड्स यहाँ पर है, कुछ को वापस भेज देते हैं, कुछ को क्या करते हैं अपने पास रख लेते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब ये क्या करेगी, क्योंकि लॉन्ग वेव्स यहाँ से आ रही है तो इसको अपने साथ में ऑब्जर्व करेगी, इससे चिपक जाएगी। और ये चिपकेगी तो क्या होगी कि अब ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रही है, ये चिपकेगी तो ये हवा जो है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो रही है, हीट हो रही है। और हीट में हवा काम कैसे करती है, हमें पता है कि हवा तभी ऊपर जाती है जब हवा के ऊपर से प्रेशर कम होता है। प्रेशर भी किस चीज़ का होता है, हीट का, यानी कि गर्मी का, ठंडी जो होती है कोल्ड से उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल, इन सभी चीज़ों का प्रेशर होता है। ज़्यादातर जो सरफेस एरिया है, जैसे ही हवा कभी भी गर्म होती है, हीटअप होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाता है, चाहे वो वेपर के रूप में बाहर, चाहे आप देखेंगे पानी के अंदर बहुत सारी एयर है। लेकिन वेपराइजेशन कब हो रहा है, जब आप उसको एक टेम्परेचर पे सेट करके क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो प्रेशर इकट्ठा है तो वो क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इवन आप अपने प्रेशर कुकर के अंदर भी देखिए कि वहां पर क्या होता है, गैस बाहर क्यों निकलती है, क्योंकि उसमें से प्रेशर कम हो जाता है, इसी वजह से गैस उससे बाहर निकल पाती है। वो हालांकि एक सिस्टम है कि उसमें से प्रेशर पहले अंदर बन रहा है, फिर उसकी वजह से एक चीज बाहर निकल रही है। लेकिन वो कैसे निकल रही है, क्योंकि हवा गर्म हो गई है तो हवा के ऊपर प्रेशर नहीं है, राइट। ये समझने की कोशिश है, कंसेप्ट को आप समझिए कि हमेशा हीट जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर हमेशा क्या होगी, हम देख पाएंगे कि क्योंकि यहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर जा रही है तो जो ठंडी हवाएं थी वो नीचे जा रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोल्ड जो एयर होती है उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये नीचे आएंगी, ये प्रोसेस चलता है हमारा। तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो गर्म हवाएं ऊपर चली जाती है, ठंडी हवाएं नीचे आती है, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक मेंटेन रह जाता है। लेकिन अब गर्म हवाएं ऊपर भी चली गई तो ऊपर पहले ही एटमॉस्फेयर में गर्म हवाएं थी और वो भी गर्म हवाएं ही वापस आ रही है, जिसकी वजह से जो सन की वजह से हमारा एक बैलेंस था अर्थ का, सरफेस टेम्परेचर मान लीजिए 30 से 35 डिग्री हो गया है, वो अब क्या हो गया, यहाँ पर भी गर्म हवाएं हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो 10 डिग्री और था वो बढ़ गया और यहाँ पर वापस आके 45 डिग्री तक हो गया। तो यही एक कारण है, अभी तक इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, टोटल टेम्परेचर अभी तक हमारा 2 डिग्री नहीं बढ़ा है, जो कि हमारे पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है उसका भी पूरा का पूरा टारगेट है कि हमें इसको बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, हीट वेव्स आएंगी, हम जो ह्यूमंस हैं वो भी उतने सारे टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम तो कर भी लेंगे लेकिन जो आइस है, गर्मी हो रही है, उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट करने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन गैसेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो यही प्रॉब्लम है कि हमें और ज़्यादा कोयल को यहाँ पर जलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा गर्मी होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखिए क्या हुआ है कि हमने नेशनली लेवल पे, पेरिस क्लाइमेट होता है और पेरिस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर, कोप इसको बोला जाता है, तो कोप पे हम देखते हैं कि इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था अपना खुद का नेशनल लेवल पे डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बनाते हुए, बोला था कि इंडिया प्रॉमिस करता है कि वो जो इमिशन निकालता है, जितनी ज़्यादा गैस हम छोड़ते हैं उसको क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर 45% तक कम कर देंगे, जो 2005 के लेवल पे हम देते थे, जितनी ज़्यादा गैस निकलती थी 2005 के लेवल पर, उसको 2030 तक 45% तक कम कर दिया जाएगा। खैर अभी बात करते हैं कि जो भविष्यवाणी अभी आई है, फोरकास्ट जो निकाली है वो क्या कह रही है। IMD के फोरकास्ट ये है कि जो मोस्ट ऑफ इंडिया है उसमें अबोव नॉर्मल से ज़्यादा जितनी मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होने वाला है। यानी कि जितना सबसे कम टेम्परेचर होता था वो भी
यहाँ पर ज़्यादा होगा और जितना सबसे ज़्यादा होता था वो भी यहाँ पर उससे भी ज़्यादा होगा। तो यही हो रहा है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। इल नीनो का भी एक इफेक्ट है, जो कि अगेन एक ज्योग्राफी की टर्म है। इल नीनो यानी कि जो साइड का ओशन है, पैसिफिक ओशन होता है, वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाती है, वो रुख अपना चेंज कर लेती है। यह आपको एटमॉस्फेयर पढ़ते टाइम समझ में आएगा। किसी को नहीं पता है और चाहता है कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसको भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, और जिसकी वजह से इंडिया में क्या होता है कि जो बारिश आनी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि लेस होती है। जितनी मानसून में बारिश होनी चाहिए वो कम होगी। अभी तक ये माना जा रहा था कि इल नीनो जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया, लेकिन कमज़ोर ही हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये बात सोचिए, ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब इंडिया के अंदर इस साल भी जो बारिश होगी वो कम होगी। तो हीट का रिडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एयर फ्लो के अंदर, वो ओशन की वजह से और ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि जो समुद्र है उनका भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सरफेस पे गर्मी हो रही है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि अब देखिए सन की जो लाइट है उसको, ओशन एक ऐसी चीज़ है कि नीचे तक डार्क है, और इसकी वजह से ओशन के अंदर 90% जितनी रेज आ रही है, अब 90% ये इतनी सारी है, सभी के सभी डीप में जाकर यहाँ पर ये इसको रख लेता है और रिफ्लेक्ट करता है बहुत कम को, सिर्फ 10% को लॉन्ग वेव्स में रिफ्लेक्ट कर देता है। पहले ही ओशन इसकी वजह से गर्म है। यही कारण है कि ओशन को गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है और ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। वो एकदम से लैंड की तरह काम नहीं करता है। आपका अगर ज़मीन के ऊपर दिन में अगर यहाँ पर बहुत सारी गर्मी थी, सन की रेज डायरेक्टली आ रही थी, तो रात ही में आप देखेंगे 1-2 घंटे के बाद में जो ज़मीन है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसको गर्म होने में भी उतना ही टाइम लगा था, 30 से 40 मिनट लगे थे, और उसको ठंडा होने में भी 30 से 40 मिनट ही लगते हैं। लेकिन एक जो समुद्र होता है उसको पूरा दिन लग जाता है। उसको कितना टाइम लगता है, 12 से 13 घंटे लग जाते हैं प्रॉपरली जो उसका सरफेस का लेवल है उसको गर्म होने में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लैंड हमेशा ऊपर ऊपर से गर्म है, नीचे आप खोदेंगे तो ठंडा ही मिलेगा, लेकिन समुद्र पहले नीचे से गर्म हो रहा है, फिर वो गर्म होते होते लास्ट तक यहाँ पर गर्म होता है, आपको दिखाई देता है। और इसी वजह से समुद्र को ठंडा होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी कारण से, क्योंकि ये समुद्र पे जब गर्मी होती है तो वहाँ से हवाएं उठेंगी तो वो किस तरफ आएंगी, लैंड की तरफ आएंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम देख पाएंगे वहाँ की तरफ में जो प्रेशर है, दूसरी वाली हवाएं हैं वो दूसरी तरफ से जाएंगी। कुछ इन्हीं कारणों की वजह से इंडिया के अंदर यहाँ पर गर्मी बहुत ही कम होगी, ज़्यादा होगी, बेसिकली बारिश कम होगी। अब हम पूछते हैं कि हीट वेव्स एक्चुअली में है क्या। तो हीट वेव्स का मतलब होता है जब अब नॉर्मली ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, यानी कि ऐसा होता नहीं था, और जब हम नॉर्मल लेवल पे देखते हैं तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नॉर्मल लेवल पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हीट वेव्स बोला जाता है। आईएमडी ने डिक्लेयर किया है कि हीट वेव्स को तब माना जाएगा जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है किसी वेदर स्टेशन का वो 40 डिग्री सेल्सियस अगर प्लेन एरिया में हो रहा है, या फिर हम देखते हैं कि अगर हिली एरिया है, मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर क्या हो गया, 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चला गया है, और 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस जितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी रीजन के अंदर, उससे ज़्यादा अगर पहुंच गया तो उसको हीट वेव्स मान लिया जाएगा। आईएमडी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि हीट वेव अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री है, अगर वो उसको क्रॉस कर जाती है तो इसका मतलब सीवियर हीट वेव्स आ रही है, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर हीट वेव्स आ रही है। अगर 47 डिग्री से ज़्यादा भी कभी कभी टेम्परेचर यहाँ पर क्रॉस हो जाता है तो ह्यूमन की टेम्परेचर जो होता है वो, अगर आप 47 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में रह रहे हो तो ह्यूमन जो होते हैं वो, इनकी इसकी वजह से डेथ हो सकती है, फेटल ये टेम्परेचर हो सकता है, आपकी जान ले सकता है। हीट वेव्स जो होती हैं वो इंडिया के अंदर में टिपिकली मार्च से लेके जून तक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मार्च में इनकी शुरुआत होती है, जून में ये ख़त्म हो जाते हैं, और जो बीच में मई का महीना होता है, मई का महीना होता है, इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा हीट वेव्स इन 3 महीनों में ही देखने को मिलती हैं। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हीट जो है, वेव्स जो है इंडिया के अंदर वो बढ़ रही हैं। एक स्टडी पब्लिश होती है जर्नल PLOS क्लाइमेट के अंदर, जो कि अप्रैल 2023 में वो आया था, और उसने बताया कि ऑल ओवर जो हीट वेव्स है वो पूरे वर्ल्ड में ही यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही हैं, इंटेंस हो रही।
लीथल हो रही हैं, उनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और इसका ज़्यादा सबसे बड़ा जो कारण है वो है क्लाइमेट चेंज का, यानी कि क्लाइमेट जो है आसपास का वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है। 2022 के अप्रैल से डाटा निकालते हैं तो स्टडी ने ये पाया कि अबनॉर्मल जो टेम्परेचर है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में यहाँ पर 90% जो असर होगा वो बहुत ही ख़राब होगा। और किसके ऊपर होगा? वो इंडिया के ऊपर होगा। इंक्रीज होगा इंडिया में हीट वेव्स का, इंटेंसिटी उससे ज़्यादा बहुत होगी। फूड प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, बीमारियां इससे अलग अलग बहुत ज़्यादा फैलेंगी। और यही कारण होता है कि हायर जो टेम्परेचर होगा उसकी वजह से जो ह्यूमन की हेल्थ है वो भी यहाँ पर चेंज होगी, उनको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जिसको हीट स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण होगा कि इंडिया में हीट स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा मौतें भी होंगी। ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? WHO के द्वारा बोला जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा है। खैर ये सब हमारे लिए जानना जरूरी था क्योंकि हम इनको कारणों के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे मेंस में सवाल पूछ लिया जाता है, हीट वेव्स पे डायरेक्टली ना भी पूछ ले तो आप ये सब कुछ जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाए वो बना के दिखाइएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना ज़्यादा मुद्दा चल रहा है, कॉपरेशंस हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कंट्रीज़ यहाँ पर सामने आ रही हैं, और ये क्यों हो रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो और समझा सकते हो कि क्लाइमेट फोर्स जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर, और इसको रोकना कितना ज़्यादा जरूरी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जब कच्चे थे वो स्टोरी। देखिए स्टोरी जो है ये एक्चुअली में शुरुआत होती है एक ट्वीट के द्वारा। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हुए वो आरोप लगाते हैं कि कैसे जो कच्चा थेवू है वो एक आइलैंड, इंडिया का आइलैंड होता था और उसको श्रीलंका को दे दिया गया। खैर भाव उनके वही थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोला ही, उन्होंने बोला कि इंडिया ने एक्चुअली में क्या उसको सीड करने की ज़रूरत है कथुवे आइलैंड को, क्या उसको सही में देने की ज़रूरत थी 1974 को। और 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि 1976 के अंदर इंडिया ने सेकंड एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ में, जिसमें जो ये आइलैंड कभी भारत का होता था वो श्रीलंका का हो गया। आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। हम इंडिया के जब लास्ट टिप की तरफ, सदर्न टिप की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर जो सबसे हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है, वो है यहाँ पर रामेश्वरम। उससे आगे हम चलते हैं तो देख पाते हैं दंगू सोगदी यहाँ पर है, इधर यहाँ से श्रीलंका शुरू हो जाती है। मन्नार की खाड़ी को आप लोग जानते होंगे, मन्नार यहाँ पर है, जफिना है, इसके बीच में होता है डेल्फ आइलैंड, और डेल्फ आइलैंड से ज़्यादा जो ये आइलैंड बीच में बना हुआ है ये आइलैंड है कच्छे तेवू। जो कच्छे तेवू था अभी तक किसी के द्वारा इनहेबिटेटेड नहीं है यहाँ, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये क्या है पहले इंडिया का होता था। 1976 में इंदिरा गांधी एक अग्रीमेंट करती हैं और उस अग्रीमेंट के बाद में ये श्रीलंका को दे दिया जाता है। अब इंडिया की जो सबसे सदर्न टिप होती है वो क्या है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी के जो इधर का एरिया होता है इसको बोला जाता है वागड़े बैंक के नाम से। खैर ये मैप से आपने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि पूरी की पूरी कहानी क्या है, डिबेट क्या है। सबसे पहले कि कच्छे तेवू आइलैंड क्या है। कच्छे तेवू जो आइलैंड है वो 285 एकड़ का एक पैच है, समुद्र के अंदर एक ये टेरिटरी है। मैरीटाइम बाउंड्री इसकी श्रीलंका के साथ में लगती है। 33 किलोमीटर ये इंडियन कोस्ट से दूर है। रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर आता है उससे ये दूर पड़ता है। और साउथ वेस्ट में जो डेल्फ आइलैंड है जो कि श्रीलंका के अंदर आता है, उस दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। बैरन लैंड है, यहाँ पर आप कृषि वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते हो, उपजाऊ यहाँ पर ज़मीन मिलती नहीं है। 300 मीटर इसका जो वाइडेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और 1.7 किलोमीटर के ऐसा माना गया था कि कभी 14वीं शताब्दी के अंदर 1.6 किलोमीटर की जो वोल्केनो होती थी, ज्वालामुखी होती थी, जब वो फट जाती है तो उससे इस आइलैंड का जन्म होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या ज्वालामुखी के फटने से भी आइलैंड बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं। 2-3 महीने पहले ही हमने जापान के अंदर इस घटना को देखा था कि जापान का एक सराउंडिंग एरिया था जहाँ पर समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी फट जाती है और उसकी वजह से एक नया आइलैंड वहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये आइलैंड जो होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही बनते हैं, या तो कोई सबमर्ज पार्ट है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे डूब ही गया है, या फिर कोई ज्वालामुखी है जो
उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, नया आइलैंड बन जाता है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि 1974 में क्या हो रहा था। इंडिया और श्रीलंका जो है वो दोनों ही क्लेम कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से कम 1921 से ये बात चल रही थी कि कैसे जो कच्छ थे वो आइलैंड है वो इंडिया का भाग है। श्रीलंका बोल रहा था नहीं वो तो श्रीलंका का भाग है। ये एक ब्रिटिश इंडियन डेलीगेशन के द्वारा कंटेस्टेड भी करवाया गया था और उन्होंने बोला, देखिए जब समझे ब्रिटिश यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि ये जो आइलैंड है ये एक्चुअली में कैसे श्रीलंका का नहीं है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया और उन्होंने इस बात को बताया कि कैसे यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा आइलैंड बनाया गया था वो एक्चुअली में रामानंद किंगडम ओनरशिप इसके ऊपर आती है, वो इसके ऊपर राज करते थे। डिस्प्यूट फिर भी सेटल नहीं हुआ और ये इंडिपेंडेंस के बाद भी लगातार चलता रहा। 1974 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यहाँ पर साइन किए एक अग्रीमेंट को। जो पहली जो गवर्नमेंट थी वो आती है 26 जून कोलंबो के अंदर और दूसरा जो अग्रीमेंट होता है वो होता है जून 28 नई दिल्ली के अंदर। एक अग्रीमेंट में ये माना गया कि ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को मिल जाएगा, लेकिन जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होते हैं, जिनका जीवन तमिलनाडु के मछुआरे यहाँ पर थे और आइलैंड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता था, उनको यहाँ पर आने जाने से नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस आइलैंड के ऊपर एक सेंट एंटोनी नाम का फेस्टिवल मिलता था जिसके यहाँ पर कत्थू नावा के रेस्ट के लिए यहाँ पर लोग जाते थे, तो उनको भी यहाँ पर किसी भी कागज की वजह से, किसी भी वैलिड वीज़ा की वजह से या किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से उनको रोका नहीं जाएगा। उनकी जो आने जाने की फ्रीडम होगी वो वैसी की वैसी होगी, ये मान लिया जाता है। इंडियन फिशरमैन जो होंगे वो पिलग्रिमेज करेंगे, धार्मिक यात्रा पे जाएंगे कच्छनावू एज अ हिट्रिगो की तरह, और श्रीलंका के में भी उसमें भी कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वीज़ा इस पर्पज़ के लिए श्रीलंका उनसे मांग नहीं पाएगा। अग्रीमेंट ने ये नहीं बताया कि जो राइट्स है फिशरमैन्स के, यानी कि क्या मछुआरे जो लोग होंगे वो वहाँ पर मछली भी पकड़ पाएंगे। हालांकि एक आरटीआई लगाई जाती है तमिलनाडु के बीजेपी जो है चीफ के अन्नामलाई के द्वारा। 2005 में जो आरटीआई एक्ट आता है उसमें वो आरटीआई लगाते हैं डीएमके गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि तमिलनाडु में उस समय पे जो एम करुणानिधि हैं उनके द्वारा लीड करी जा रही थी। और उनसे पूछा जाता है कि ये जो सेंटर का डिसीजन है इसको एक्चुअली में रोका गया था या नहीं रोका गया था, ये एग्रीमेंट में क्या क्या है। आरटीआई का रिप्लाई आता है, मीटिंग जो हुई थी यहाँ पर तमिलनाडु के गवर्नर के साथ में भी, और उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे जो इंदिरा गांधी है उनकी भी तो मीटिंग जो थी, उस मीटिंग की क्या क्या मिनट्स थी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो उसमें उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर केवल सिंह करुणानिधि जो कि फोर्ट सोर्स जो यहाँ पर चेन्नई के अंदर एक अपना वो थी, और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें यह बताया गया कि कैसे यहाँ पर तमिलनाडु की जो उस समय की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके पूरे के पूरे आइलैंड को देने के खिलाफ में विरोध भी किया था। लेकिन उस समय पे जो अपोजिशन थी तमिलनाडु के अंदर उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी नॉट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो तमिलनाडु की है उसके अंदर पास नहीं हो पाया। लेकिन ये समस्या उनको आ रही थी, वो बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं थे। इंदिरा गांधी क्या करती है 1976 में हम देखते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी लग जाती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी यहाँ पर जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल ही बर्खास्त कर दिया जाता है, बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। और उसी समय पे 1976 में दोबारा से जो एग्रीमेंट है फिर से साइन होता है। इसमें थोड़े बहुत कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि इमरजेंसी के समय में एक अलग से एक पार्ट को लिया गया। एक वागड़े जो बैंक मैंने आप लोगों को यहाँ पर लोकेशन दिखाई, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, एक तरीके से आप लैंड भी नहीं बोल सकते, ओशन का एक भाग है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पर मिलती हैं। उसको ये बोला गया कि वो जो पैच होगा वो कन्याकुमारी जो इंडिया के नीचे है, साउथ के अंदर है, उसके अंदर 4000 स्क्वायर माइल का ये है। अगर हमें इसको आपको लैटिट्यूड के हिसाब से समझाऊं तो ये 76 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 0 मिनट तक ईस्ट के लॉन्गिट्यूड के अंदर आती हैं और वर्ल्ड की रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर मिलती है। ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल पार्ट है। इसमें लिखा गया है कि ये जो होगा ये पूरा का पूरा इंडिया के अंडर में आएगा। दूसरी बात, इंडियन जो होंगे वही यहाँ पर फिशरमैन करके ये सारी चीज़ें करेंगे, जो भी उनको मछली खरीदना है या कोई भी और उनको पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ काम करना है तो वो भी इंडिया जो होगा वही करेगा। श्रीलंका ने इसके ऊपर थोड़ी
थोड़ी सी रिक्वेस्ट की और उन्होंने बोले कि हमें भी यहाँ पर कुछ समय के लिए आप दे दीजिए। और गुडविल के चलते, सिर्फ उनको क्या हुआ, अधिकार नहीं मिला, सिर्फ अच्छाई के चलते कि हमारे रिश्ते संबंध उनके साथ अच्छे हैं, तो गुडविल के चलते उनको 3 साल के लिए परमिशन दी गई कि वो यहाँ पर उनके जो फिशरमैन है, मछुआरे जो हैं वो भी यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो रिसर्च करना चाहे तो केवल 3 सालों के लिए, चाहे वो रिसर्च जो भी करना चाहे इस एरिया में, वो भी परमिशिएबल होगी। अग्रीमेंट के बाद में क्या होता है, अग्रीमेंट के बाद में हम देखते हैं कि 1990 में पाक स्ट्रेट जो है उसके ईस्ट में जो वेगड़े बैंक होता है वहाँ पर बहुत सारे बॉटम ट्रैवल फिशिंग ट्रॉवलर आने शुरू हो जाते हैं इंडिया की साइड से। अब ये फिशिंग क्या है कि मान लीजिए आपकी इधर इतनी सारी ओशन है, ये पूरा का पूरा ओशन आप इसको मानिए। इस ओशन के अंदर एक लेवल के बाद यहाँ से लेवल पे जो यहाँ पे फिशेज रहती थी वो फिशेज को मछुआरे आते हैं और यहाँ से पकड़नी शुरू कर देते हैं। अब ये फिशिंग, इनकी जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा यहाँ पर इकोसिस्टम है उसमें भी चेंज आएगा। तो इसी कारणवश से यहाँ पर क्या किया जाता है कि इनके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की जाती है। और 1991 के अंदर, 1990 में यहाँ पर यह आती है। इसी समय में श्रीलंका में मिलिट्री भी चल रही थी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलएम चल रहा था, LTTE, और उसी वजह से ज़्यादातर जो श्रीलंका के लोग थे वो यहाँ पर सी के रीजन में कहीं पर भी प्रेजेंट थे नहीं। इंडियन फिशिंग जो बोट्स होती थी वो इस समय में यहाँ पर जो कर रही थी उससे ज़्यादा श्रीलंका के वोटर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय पे श्रीलंका की वहाँ पर कोई जो नेवी होती थी या प्रेजेंस थी आर्मी की वो नहीं थी। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, अभी भी जो तमिलनाडु के यहाँ पर फिशरमैन है वो कभी कभी क्या करते हैं कि जो पानी यहाँ पर श्रीलंका का है उसमें चले जाते हैं, बॉटम जो यहाँ पर फिशेज है उनको पकड़ने के लिए, वो ट्रैवलर फिशेज को पकड़ने के लिए। कई बार उनको पकड़ लिया जाता है, 7-7, 8-8 लोगों को। फिर इंडिया से बोला जाता है कि आप इनको कंट्रोल में रखिए। इंडिया उनको छुड़वाता है, बोलता है ठीक है हम इनको समझाएंगे। और ये एक नया हमारे बीच में इशू जो है वो शुरुआत हो जाता है दोनों देशों की इकोनॉमी के बीच में, दोनों देशों के बीच के अंदर। अभी एक्चुअली में इशू क्या हो रहा है, अभी इस इशू के बाद में क्या होगा, तो रियल बात यह है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे आए हुए हैं। इलेक्शन सर पे है तो इसी वजह से कोई ना कोई बहाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बार बार कांग्रेस को नीचा दिखाया जा रहा है, ये सब करके, ऐसा कुछ एनालिस्ट का मानना है। इनका मानना है बीजेपी की जो लीडरशिप है, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, एक्सटर्नल मिनिस्टर हो एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हो, या फिर स्टेट के जो बीजेपी चीफ अन्नामलाई हैं, उन्होंने अटैक किया है कांग्रेस के ऊपर। डीएमके को भी अलीज्ड किया है कि उन्होंने जो आइलैंड था वो श्रीलंका को सरेंडर कर दिया। इवन पीएम ने ये बोला है कि इसकी वजह से जो इंडिया है उसकी जो एकता है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो भी कमजोर हुई है। और यहाँ पर इसी तरीके से 75 साल से कांग्रेस काम कर रही है, वो कुछ भी सेफगार्ड नहीं करती है तमिलनाडु के जब इंटरेस्ट की बात होती है। हाँ, और इलेक्शन का कैंपेन जो है वो अलग तरीके का है। इंडिया गवर्नमेंट अभी फिलहाल के लिए कोई भी कंक्रीव मूवमेंट जो होती है वो करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा फैसला लेने को तैयार नहीं है जिससे जो हमारे रिश्ते हैं श्रीलंका के साथ में उनमें कुछ बदलाव आए। इवन श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भी कैबिनेट में यही बोला कि देखिए हमें कोई ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है इंडिया की तरफ से वो नहीं भेजी गई है कच्छतेवु आइलैंड इशू के ऊपर। तो यही बात है कि नरेंद्र मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी श्रीलंका के लिए वो काफ़ी ऑर्गेनिक है, हेल्दी है। और इसी वजह से जब तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आती है इंडिया की तरफ से कि क्या क्या पावर है, या पावर जो कच्छतेवु आइलैंड उनको दिया गया है उसको रिटर्न करना है, तो उसकी तरफ से वो जो और बातें आ रही हैं उन पे कोई भी ध्यान देने वाले हैं नहीं। ये किसकी तरफ से बोलना है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट की तरफ से ये बोलना है। तो खैर ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के लिए भी ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 में हम इसको इंपॉर्टेंस इसकी देख सकते हैं कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि क्या इशू था, इसकी वजह से इंडिया और जो श्रीलंका है उनके रिश्तों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो एक भाग दिया गया है उसमें ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडियन अमेरिकन आर एट लीस्ट पुअर अमंग एशियन अमेरिकन। देखिए कुछ डाटा आया है, ये माना जा रहा है कि इंडियन अमेरिकन जो यहाँ पर अमेरिका के अंदर रहते हैं और पॉवर्टी लाइन में जो है वो उनमें से जितने लोग रहते हैं केवल 6% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्री है,
डेवलप कंट्री है, जिसकी वजह से बहुत सारे एशियन वहाँ पर जाते हैं अपने अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए, एक अच्छा जीवन पाने की लालसा को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन यही लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर पॉवर्टी में वहाँ पर फंस जाते हैं और उनका जो एक अमेरिकन ड्रीम होता है वो रीच नहीं कर पाता, बन नहीं पाता, और कभी कभी उनके जो बिल होते हैं, चाहे वो लाइट के बिल हो, चाहे वो खाने के हो, चाहे इन सभी कारणों के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है, चैरिटी के ऊपर यहाँ पर निर्भर होना पड़ता है। दोस्तों से पहले पैसे लेने पड़ते हैं, फैमिली से फूड और एम्प्लॉयमेंट तक के पैसे लेने पड़ते हैं। तो एक एनालिसिस किया है वहाँ की एक बड़ी एनालिस्ट जो कंपनी है फ्यू के नाम से, फ्यू एनालिसिस, उन्होंने यूएस के सेंसस ब्यूरो 2022 के डाटा को यहाँ निकाला और उसमें पाया कि जितने भी एशियन अमेरिकन जो कि एजुकेशनली और फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं अदर रेशियल और एथनिक ग्रुप्स के, वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर वीक है। चाहे उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की है, जो भी वहाँ पर अदर लोग जो रहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं। इसी में यहाँ पर चार्ट भी दिया गया है। चार्ट दिखाता है कि ओरिजिन वाइज शेयर है कितना, कितने लोग यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन के रहते हैं अलग अलग कंट्री से जो ये आए हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो सबसे पहले इंडियंस को ही देखेंगे जो कि सबसे कम है, 6% है। श्रीलंकन भी ऐसे हैं जो कि 6% से वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, उनमें से हम देखते हैं कि 10 श्रीलंकन है। अब 10 हैं तो ये कितना हो गया, 10% है। लेकिन इनमें से जो गरीब है, पॉवर्टी लाइन से नीचे, वो कितने हैं, 6% है। ऐसे ही इंडिया मान लीजिए वहाँ पर 20 रहते हैं, तो ये कितना हो गया, हम देखते हैं 20% ही बन जाता है। लेकिन इन 20% में से या इन 20 लोगों में से 6 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर गरीबी रेखा के अंदर रहते हैं। फिलिपिनो की बात करें तो वो है 7%, नेपालीज जो है उनकी संख्या यहाँ पर है 9%, जापानीज 8%, मलेशियन 10%, कोरियन 10%, चाइनीज़ यहाँ पर 11% है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, इंडोनेशियन 11% है, और सबसे ज़्यादा जो गरीबी रेखा के अंदर है वो है बर्मीज, यानी कि जो बर्मा से यहाँ पर गए हुए हैं। चार्ट ये दूसरे चार्ट में एनालाइज किया हुआ है कि जो एशियन अमेरिकन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के रहते हैं, उनकी नेटिव एज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और एजुकेशनल लेवल एक्चुअली में कितना है। तो यूएस जो बोर्न है वो कितने हैं, 43% है, जिनका ठीक ठाक यहाँ पर एजुकेशनल लेवल होने के बाद में भी वो क्या है, वो यहाँ पर गरीबी रेखा के आज भी अंदर है। तो मान लीजिए यूएस बोर्न कौन होगा, मान लीजिए कोई 2 पेरेंट है, वो जाते हैं शादी करके यूएस में, और उनमें से वहाँ पर उनका क्या होता है, कोई बच्चा हो जाता है, तो वो यूएस बोर्न हो गया ना। तो इसी वजह से क्योंकि वो यूएसए में बोर्न हुआ है, तो यूएसए की एक पॉलिसी है कि जो भी सिटीजन जहां भी उनका जन्म होगा वो यूएसए का ही माना जाएगा। तो वो तो यूएस सिटीजन हो गया, चाहे उनके पेरेंट्स को यहाँ पर सिटीजनशिप मिली हो या ना मिली हो। तो 40% वो ऐसे है। इमिग्रेंट जो आए हुए हैं वो 50% है, 57% यहाँ पर है। अंडर एज 18 23% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है। 18 से 29 में 26% है। 30 से 49 के अंदर यहाँ पर हम 21% को देखेंगे, और 65% ऐसे लोग हैं जो 17% है, 65% से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है, 65 साल से ज़्यादा, और 17% उनकी आबादी है। ऐसे हैं जो कोई भी काम नहीं करते हैं, 62% अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि ये 6%, और एम्प्लॉयड ऐसे हैं जो अभी भी काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी गरीबी में 33%। जिन्होंने हाई स्कूल और लेस किया है वो 47% है, कुछ कॉलेज तक गए हैं 20% है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है वो इनमें से सब में से 12% है। ये कुछ आंकड़े थे जो हम ऑब्वियसली हमारे ऐसे के जो पेपर्स होते हैं उनमें यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज इससे कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो उसका आंसर भी आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाट इज काला कंडाल विच हैज़ फ्लडेड हाउसेज इन केरला कोस्टल एरिया। देखिए केरला के कोस्टल एरिया में अभी क्या हुई है, बाढ़ ऐसी एक तरीके से आ गई है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके अंदर पानी भर गया है, और एक फिनोमिना इसके पीछे है जिसका यहाँ पर नाम है काला कंडाल के नाम से। अब ये इंपॉर्टेंट अगेन आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 1 में, और 1 में भी ये क्यों हो जाता है, ज्योग्राफी के अंदर। तो फिजिकल ज्योग्राफी का ये कंसेप्ट है, चलिए इसको समझते हैं। बात हो रही है कि देखिए ऐसे 100 ऐसे घर होंगे जिनके अंदर बहुत सारा पानी आया है, और कोस्टल एरिया केरला की तरफ से, केरला में क्या है, कोस्टल एरिया। क्या होता है कोस्टल एरिया, जहां पर समुंदर आपका लगता हो। तो जो समुंदर लगता है उसके जो आसपास का एरिया उनको कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं। तो तटीय जो क्षेत्र है, कोस्टल जो एरिया है, उसके ऊपर बहुत सारी स्वेल वेव्स आई हैं। स्वेल क्या होती है, किसी चीज में सूजन आ जाना, कोई चीज बड़ी हो जाना एक्चुअली एज कंपेयर टू जो भी उसका ट्रू साइज होता था। तो स्वेल वेव्स का मतलब है कि इतनी बड़ी बड़ी
लहरें यहाँ पर आ रही हैं जिनकी वजह से क्या हो गया, फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई, लोगों के घरों में पानी भर गया। इन जो स्वेल वडू है ये एक ऐसे शब्द से बनी है जिसको काला कडल बोला जाता है मलयालम के अंदर। तो काला कडल है क्या? काला कडल का मतलब है कोस्टल फ्लडिंग, जो कि प्री मानसून एरिया में होती है। अप्रैल से मई के महीने जो होंगे उनके अंदर देखने को मिलेगी ज़्यादा मात्रा में, और जो साउथ वेस्ट कोस्ट है इंडिया का उसी पर ये होती है। एक पेपर लिखा जाता है टेली कनेक्शन बिटवीन द नॉर्थ इंडियन ओशन हाई स्वेल इवेंट एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ओवर द सदर्न इंडियन ओशन। इस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाता है, ये AGU के अंदर पब्लिश होता है 2016 में, और ये बताते हैं कि कालाय काडल जो है वो लोकल फिशरमैन से यूज़ करते हैं इस शब्द को, जो वहाँ पर मछली पालन से अपना परिवार चलाते हैं। और ये मलयालम के 2 शब्दों से बना हुआ है। एक पहला जो शब्द है वो होता है कालन, और दूसरा जो शब्द है वो होता है कडाल। तो कालन का मतलब होता है यहाँ पर चोर, थीफ, और कडाल का मतलब होता है सी। तो जब ये शब्द आपस में आता है तो ये बन जाता है काला कडाल। तो काला कडाल का क्या मतलब है कि समुंदर का यहाँ पर चोर आ गया है। अब समुंदर के चोर से मतलब होता है कि ओशन जो है वो एक चोर की तरह आ रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाएगा, चोरी करके जाएगा। 2012 में चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि लहरें बड़ी बड़ी आएंगी और उसमें जो घरों का सामान था वो लहरों के साथ ही समुद्र के अंदर चला जाएगा। 2012 में इस टर्म को फॉर्मली अप्रूव कर लिया गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के द्वारा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो कंडाल कुलम एक्चुअली में होता क्यों? कंडाल कडल क्या है हम वो समझ चुके हैं। ये होता है लहरों की वजह से जो ओशन में बहुत बड़ी मात्रा में आती हैं। लेकिन ये लहरें इतनी बड़ी बड़ी हो क्यों जाती, ये उठता है असली सवाल। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि कहीं पे दूर किसी समुद्र में जब तूफान आता है, तूफान बोल सकते हो, हरिकेन्स उनका बोला जा सकता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पर साइक्लोन। तो जब ये बहुत दूर दूर भी आते हैं ना, तो उसकी वजह से जो हम हवा देख पाएंगे उसका जो साइज होता है वो बहुत स्पीड में बढ़ जाता है। और जब ये स्पीड में बढ़ता है तो जब ये प्रेशर सिस्टम होता है उसकी वजह से दूर दूर बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक भी जो ये वेव्स है वो फॉर्मेट कर जाती है, पहुंच जाती हैं। और यही कारण होता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर आकर भी ये स्ट्राइक कर जाती हैं किनारों को, उस पे जा जाकर लगती हैं। तो कहीं पे कंडाई कलन का सिर्फ यही मतलब है कि कहीं पे हज़ारों किलोमीटर दूर पे एक तूफान आ रहा था, एक हरिकेन बन गया था, साइक्लोन बन गया था, बवंडर बन गया था, जिसकी वजह से यहाँ तक उसकी एनर्जी जो है वो आई और जिसकी वजह से जो लहरें थी वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इसको रोके जाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये 2-3 दिनों तक लगातार होती रहती है। अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो भी एक लो एटमिक प्रेशर जो सिस्टम है उसकी वजह से हुआ मार्च 25 में साउथ अटलांटिक रीजन में, जो कि इंडिया से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है इंडिया की कोस्ट से। वहाँ पर एक हरिकेन आया था, वहाँ पर एक हम देखते हैं कि बवंडर आता है और उसकी वजह से ये जो पैटर्न है वो अभी फिलहाल इंडिया में पहुँच पाया है। 10,000 किलोमीटर है, 3-4 दिन इसको आने में लगे, लेकिन आने के बाद क्या विनाशकारी ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के घरों में चला गया, हालांकि बहुत यहाँ पर डेथ वगैरह नहीं हो पाई है, लोगों ने अपना आप बचा लिया, लेकिन नुकसान उनका जरूर हुआ है इसकी वजह से। तो ये एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है। ऐसे कंसेप्ट को मोस्टली मेंस में नहीं पूछा जाता, ये जब आएगा तो ज़्यादातर ये आपके टर्म आएगी और प्रीलिम्स में ही पूछी जाएगी। तो उस हिसाब से हम इसको प्रॉपरली समझ चुके हैं, इसको याद रखना अब आप लोगों का काम होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं जो कि है व्हाई द सुप्रीम कोर्ट गिव बेल टू आप यानी कि आम आदमी पार्टी संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के एक हम बोल सकते हैं कि भाग होते हैं संजय सिंह, जिनको यहाँ पर राज्यसभा के नॉमिनेशन से पहले इनको क्या किया गया था, जैसे इन्होंने नॉमिनेशन किया उसी के बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और खैर अभी देखते हैं कि ये क्या मामला है पूरा का पूरा। तो आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, उनको यहाँ पर बेल दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एक बोला कि हाँ ये जो मैटर है वो काफ़ी पिक्यूलियर था, काफ़ी छोटा था। उनका जो रोल था एक्साइज जो यहाँ पर आती है पॉलिसी आती है अल्कोहल से रिलेटेड 2022 के अंदर, उसमें उनका रोल काफ़ी ज़्यादा नहीं था, इसी वजह से उनको जेल नहीं होनी चाहिए। सिंह की जो बेल का केस है वो यहाँ पर
पर एक बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सुना गया, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता और पीवी वर्ले थे। तो हम देख पाते हैं कि 3 जजेस का ये बेंच था और इसमें जो कांग्रेस के लीडर है सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, वो उनके बिहाफ पे यहाँ पर आर्ग्यू करने के लिए आए थे और उन्होंने बोला कि उनके जो क्लाइंट है संजय सिंह, उनका केस बिना किसी वजह के बना दिया गया है, यानी कि कोई भी उन्होंने ऐसी कोई गलती की ही नहीं है जिसकी वजह से उनको जेल के अंदर रखा जाए। इसी वजह से ईडी ने भी जब इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा नेसेसिटी यहाँ पर नहीं दिखाई, तो ये देखते हुए कि ईडी की तरफ भी पिक्यूलियर मैटर था, बहुत ही छोटी ये बात थी, उनको बेल यहाँ पर दे दी जाती है। अभी आम आदमी पार्टी के और भी लीडर फिलहाल के लिए क्या है कि आपको हम देख पाते हैं जेल के अंदर है। इवन आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं, जो पूरे के पूरे लीडर है, वो भी फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर 15 दिन तक उनको भेज दिया गया है। केस यही चल रहा है, इस पर क्या क्या नए आउटकम्स निकल कर आएंगे वो हम जरूर सीखेंगे, समझेंगे उनको। फिलहाल हमारे लिए बस ये इतना ही समझना जरूरी था। इनको डाला जा रहा है पीएमएलए एक्ट 2002 के अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी क्या है, पीएमएलए एक्ट क्या है, वो सब मैं ऑलरेडी आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द गाजा वार नीड्स अ स्मार्ट एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी कि गाजा के अंदर जो युद्ध हो रहा है इजराइल और गाजा का, उसको निकलने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए है। और वो क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी है वही यहाँ पर दे रहे हैं राजीव अग्रवाल, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल है, असिस्टेंट डायरेक्टर ये रह चुके हैं मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के अंदर, और फिलहाल के लिए ये डायरेक्टर भी रह चुकी है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो होती है हमारी, उसके अंदर डायरेक्टर रह चुकी है मिलिट्री इंटेलिजेंस के। तो ये अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे एक अच्छी हमें खबर मिली थी मार्च 25, 2024 को, जब कुछ यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास होता है। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है और बोलती है कि इमीडिएट यानी कि तत्कालीन में ही क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर फायरिंग हो रही है गाजा के अंदर उसको बंद कर देना है, बिल्कुल उस पर सीज फायर कर देना है, रोक देना है उस फायर को। ये आने के बाद में हालांकि पता चलता है कि इजराइल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यूएसए के साथ में भी इजराइल के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही जो बाइडेन जो है और जो नेतान्याहू है, बेंजामिन नेतान्याहू, उनमें हम देख पाते हैं कि थोड़ा सा कटास आ गया है। जब यूएसए की वो बात नहीं मान रही है तो यूएसए बोल रहा है कि ये अब हद पार हो रही है। एड जो वर्कर थे गाजा में, उनके ऊपर भी मिसाइल फेंकी जाती है, उनमें से भी जो वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए गए हुए थे। हालांकि इजराइल की तरफ से ये बयान आता है कि ये बिल्कुल भी बिना सोचे समझे हुआ है, गलती से हो गया है, लेकिन उन जो बेचारे किसी की मदद करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे उनकी भी इसकी वजह से डेथ हो जाती है, उनकी भी जान इसमें चली जाती है। युद्ध के परिणाम दोनों ही तरफ काफी बुरे हैं। गाजा का जो पूरा का पूरा टारगेट रहा है वो ये रहा है गाजा की तरफ से कि उनको क्या करना है, जो 2 कंट्रीज 2 नेशंस का यहाँ पर फिलोसफी है उसको लेके आना है, और जो पैलेस्टाइन लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर ये दिखाना है कि कैसे उनको भी एक कोश है, उनका भी एक कारण है कि वो सामने क्यों आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से युद्ध का जो अब कारण है वो केवल और केवल यही है कि उनको हमास को टोटली यहाँ पर ख़त्म कर देता है, जिसने अक्टूबर 7 के दिन को उनके ऊपर इतना भयानक हमला किया। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के ऊपर ये पैलेस्टीन की तरफ से सबसे बुरा अभी तक का जो यहाँ पर हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था उसके बाद से ये था। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पकड़ा जाता है, होस्टेज बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है, उनको लेकर जाया जाता है, कुछ लोगों को पहले ही मार दिया जाता है। इजराइल आराम से अपना यहाँ पर फेस्टिवल मना रहा था। अभी क्या हो रहा है कि वॉर के ऑब्जेक्टिव जो है वो फिलहाल दोनों ही तरफ से पूरे नहीं हुए, ना तो गाजा को ही इतना प्रॉपर जो चाहता था वो मिला है, और ना ही अभी इजराइल भी हमास को प्रॉपर तरीके से खत्म कर पाया है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो? इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि इजराइल, या तो 2 सोल्यूशन है इजराइल के पास में। एक तो ये है कि इजराइल क्या करे, जो यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है दूसरी कंट्रीज के द्वारा इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा है, यूएनएस यहाँ पर आ रहा है, सामने आ रहा है, बोल रहा है, तो उसको माने और साथ में क्या कर ले, यहाँ पर संधि कर ले, एकदम से युद्ध को रोक दे। दूसरा ये है, ये ऑलरेडी क्योंकि इजराइल बिल्कुल नकार चुका है, तो दूसरा ऑप्शन यही है कि जो टर्म्स है यहाँ पर, जो भी कंडीशन इजराइल देता है उस कंडीशंस को माना जाए और जो होस्टेज बनाए गए हैं उनको छोड़ा जाए गाजा के द्वारा, तभी कुछ यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा।
तो देखिए अभी क्या है, जब फ्यूचर की बात करते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की, तो सभी पार्टीज़ का इसमें मानना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी अगर पीसफुल लेकर आना है तो इनमें से एक सॉल्यूशन दोनों को ही मानना पड़ेगा, और उसी के बाद में जो ये इतना लंबा युद्ध चल रहा है, लगभग ये युद्ध जो कि ऑलमोस्ट अब 2 साल इसको हो जाएंगे चलते हुए, तो वो क्या होगा, तभी ये रुक पाएगा। और ये सभी के लिए अच्छा है, इजराइल के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। खैर अब हम चलते हैं, वैसे 2 साल नहीं होंगे, सॉरी फॉर दैट, मैं एकदम से रशिया यूक्रेन के युद्ध के अंदर यहाँ पर चली गई थी। 2 साल नहीं होंगे क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 में ये शुरू हुआ था, तो 6 महीने से ऑलमोस्ट ये चल रहा है। यहीं पे हमारा जो न्यूज़पेपर है आज के दोनों वही ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।